नमस्ते दिल्ली, नमस्ते रविंदर। रविंदर, अगर मुझे पंजाबी आती तो मैं आपसे पंजाबी में बात करती। मैंने आपकी पहली किताब में पढ़ा है, दूसरी में भी, कि पंजाबी जब आप बहुत खुश होते हैं या बहुत अपनापन महसूस करते हैं लोगों से, जी। तो आप पंजाबी सुनना चाहते हैं। तो शायद क्योंकि हम पहले, मैं कल से, बहुत ज़िद्दी लेखक हैं, मैं इनसे कल से बात करना चाह रही हूँ पर ये समय दे नहीं रहे, तो मैंने सोचा थोड़ी पंजाबी बोल के वो अपनापन शायद इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ओके। ओके। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने रविंदर जी को पढ़ा है? सो रविंदर जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये प्रेम कहानियाँ लिखते हैं, लव स्टोरीज़। इनकी पहली किताब 2007। एक सेकेंड, क्या मैं लोगों से ये बात बोल सकता हूँ, जो बातें कर रहे हैं प्लीज बैठ जाएं, क्योंकि बिल्कुल मजा नहीं आएगा हमें यहाँ बातें करने का अगर आप लोग वहां पे बातें कर रहे हैं। लेट एवरीबडी सिट डाउन एंड देन वी विल बिगिन दिस। और अगर इस बैठने में अगर एक ताली बजाएं और लगे कि हाँ रविंदर आपको ताली चाहिए। आप अपने लिए बजा लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। तो हाँ, सो मैं रविंदर के बारे में बता रही थी कि मैंने बैक टू बैक आपकी कहानियाँ आने के पहले पढ़ी। और सबसे इंटरेस्टिंग था कि जब मैं ये पढ़ रही थी तो लेके एक किताब, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मैं एक ब्यूटी पार्लर में गई और उस जो चलाती है लड़की, यंग, मुश्किल से 12वीं क्लास, कन्नड़ा बोलती है और टूटी फूटी इंग्लिश। तो उसने ये किताब देखी, उसने बोला मैम आई लव हिम, ही इज़ सो अमेजिंग। और फिर उसने मुझे बताया कि उसके जितने दोस्त जो कॉलेज जाते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोलते हैं और कुछ अच्छी भी बोलते हैं, वो सब इन कहानियों को पढ़ते हैं। रविंदर इज़ अ बेस्ट सेलिंग राइटर, दोज ऑफ यू हु डोंट नो। तो मेरा जो पहला सवाल है वो है कि जब चेतन भगत ने लिखना शुरू किया और जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने अंग्रेज़ी की किताब, एक बरेली, पटना, बहराइच, नांदेड़ जैसे शहर से आए लड़के लड़कियों के हाथ में किताब आई। अंग्रेज़ी एलिटिसिज्म की सीढ़ी से उतरकर आपके घर चौबारे में आके बैठी, आसान हुई पढ़ना। आपको लगता है कि उस समय में आपने लिखा, हम क्यों लिखा उस पर बाद में जाएंगे, उस समय में किताब आई और बहुत सारे यंग लोगों ने पढ़ा, उसकी जो कहते हैं उसकी मिट्टी, क्या इस तरीके से जो चेतन की किताब आई, उन्होंने जो मार्केट तैयार की, उसका क्या रोल है आपके पॉपुलर होने में? आई थिंक कहानियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। कहानियों को बताने के अलग अलग माध्यम होते हैं। मेरे लिए ये जो अंग्रेज़ी है ये मुझे समझ में आती है, इसलिए मैंने लिखी। मुझे नहीं पता था कि जब मैं लिखूंगा तो शायद मैं एक लेखक बन जाऊंगा, दैट आई विल क्विट माई जॉब एट माइक्रोसॉफ्ट एंड टेक राइटिंग फुल टाइम। ये सब बाद में हुआ क्योंकि कहानियाँ चल गई। 3 किताबों के बाद जाके सोचा कि अच्छा, प्रोग्राम कोड्स लिखने से ज़्यादा कहानियाँ लिखने में मज़ा आ रहा है, तो क्यों ना यही किया जाए। तो आई थिंक 2 चीज़ें अनिवार्य होती हैं किसी भी कहानी को ऊपर लेके जाने के लिए। एक कहानी खुद, और दूसरा कि वो कहानी कैसे बताई जा रही है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि फिर जंगल में शेर आया। ये लाइन है एक जंगल की कहानी, और एक नानी या दादी कहानी सुनाएगी और वो कहेगी फिर जंगल में शेर आया। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू कि आप कैसे उस चीज को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। जो जरिया मुझे समझ में आता था वो मैंने व्यक्त कर दिया। मैं खुद एक बहुत छोटे शहर से आया हूँ। जब मैंने पहली किताब लिखी थी, उस वक्त की जो मेरी अंग्रेजी थी उसमें और आज की मेरी अंग्रेजी में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। मुझे वो यात्रा दिखी, मैंने क्योंकि बैक टू बैक उस समय की किताब और अभी 2021 की आपकी जो किताब आई, वो यात्रा मुझे दिखी आपकी अंग्रेजी में, आपके एक्सप्रेशंस में, आपकी मॉरल जजमेंट में। आई विल कम टू दैट। पर उसके पहले पहली किताब पे जाते हैं। आपने कहा कि जो भाषा मुझे समझ आई मैंने उसमें कहा। तो जिनको नहीं पता है, जिन्होंने पहली किताब नहीं पढ़ी है, एक कहते हैं ना,
चंद्रमा ओढ़े रात में सूरज होत ही प्रात, एक ही चादर गगन बना दुख की ना कोई जात। तो हम सब अपने दुख में अलग अलग तरीके से अपनी अभिव्यक्ति चुनते हैं। आपने दुख में शब्द चुने, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा, कैसे पहली किताब आई आपने, तो दुख में जब होते हैं कि हम अपने लोगों के पास जाते हैं, अपनी अभिव्यक्ति चुनते हैं, आपने शब्द चुने। आपने शब्द क्यों चुने? क्या आपको कॉलेज में सब हमेशा से कहते थे तू तो राइटर टाइप है, तू थोड़ा क्रिएटिव है? क्या आपके बारे में ऐसी अफवाहें या ऐसी चीज़ें थी पहले से? नहीं, देखिए, किताब के अगर आपने पढ़ी है आई टू हैड अ लव स्टोरी, 2008 में आई थी। मैं खुद 26 साल का था। मुझे लगता है कि मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। जो ख्याल मेरे जहन में चल रहा है मुझे उसे रखना है। आज मैं इंस्टाग्राम में रख रहा हूँ, 2008 में इंस्टाग्राम नहीं था तो मैंने किताबों पे रखा। ये वो दौर था जब ऑर्कुट आ रहा था। अगर आप स्क्रैप्स लिखते थे हम लोग। करेक्ट। और वहाँ पे भी मैं तब गया क्योंकि मेरी किताब आ चुकी थी और मेरे पब्लिशर्स ने कहा कि इसको प्रमोट करना है, तो वो उन चीज़ों के लिए मैं गया। पर 26 साल की उम्र में पहली बार प्यार हुआ था और उसको खोने की जो टीस थी वो बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ डू आई टेक दिस। एक होता है ना कि बचपन से मेरा सपना था कि यार मुझे प्यार में पड़ना है। वो जो 90s की जो बॉलीवुड वाली मूवीज थी तो मुझे था वो। You were always in the idea of being in love. हाँ, मुझे था कि यार मुझे ना प्यार में पड़ना है। तो जब मैं स्कूल में था तो किसी ने ये कह दिया कि यार प्यार स्कूल में नहीं होता, प्यार तो कॉलेज में जाके होता है। और ये 90s की बॉलीवुड मूवीज अगर आप देखोगे तो प्यार कॉलेज में ही होता था, उनके गानों में था। आज हम जल्दी बड़े हो रहे हैं तो प्यार स्कूल तक पहुंच चुका है। मेरे दौर में प्यार कॉलेज में था। और किसी ने ये बोला था कि यार देख, तूने कभी देखा है हीरो हीरोइंस को कि वो यूनिफॉर्म पहन के प्यार हो रहा? नहीं, कॉलेज में जब जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, तब प्यार होता है। ये मेरी 9th क्लास की अंडरस्टैंडिंग किसने मेरे दिमाग में डाल दी। पेरेंट्स का एजेंडा था हम लोगों को। पेरेंट्स हैं, हाँ। ये है वो है। तो मुझे था कि अच्छा कॉलेज में जाके प्यार होगा। अब कॉलेज पहुंच गए। अब कॉलेज था मेरा इंजीनियरिंग। वहाँ पे 80 लड़के और 10 लड़कियाँ, तो ऑड्स वर अगेंस्ट मी। और जब वहाँ से निकले तो समझ में आया कि यार घर की माली हालत बहुत ख़राब है। प्यार इज़ अ लग्जरी विच हैज़ टू वेट। पहले आमदनी का चक्का शुरू किया जाए, क्योंकि घर वाले अब कह रहे हैं बेटा अब आपको पढ़ा भी दिया है, आप अपने पैरों पे खड़े हो। आई हैड टू वेट। इन्फोसिस की नौकरी मिली, ऑन साइट गए। जब पैसे बनने शुरू हो गए तब समझ में आया कि नाउ इज़ द राइट टाइम टू फॉल इन लव। पर किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं प्यार को चेज़ कर रहा था और प्यार कहीं और दूर भाग रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर प्यार नहीं मिल रहा है तो लेट मी अरेंज लव। ये वो दौर है जब टिंडर बम्बल नहीं थे पर शादी.com था। और मुझे याद है मैं बेल्जियम में बैठा काम कर रहा था। मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी थी कि मुझे पंजाबी लड़की चाहिए, अगर मुझे प्यार उसी से हो सकता है। आई ओपन द मैट्रिमोनियल वेबसाइट और मैंने अपनी प्रोफाइल बना दी खुद। हालांकि ये काम पेरेंट्स कर रहे होते हैं इंडिया में। और आपके दोस्तों ने भी, मैंने किताब में पढ़ा है कि आपके दोस्तों ने, किसी एक दोस्त अमरदीप या किसी ने सजेस्ट किया था किताब में। करेक्ट। और उस समय आप बड़े चुपचाप गुपचुप से रह गए थे कि मैंने लोगों को आई बताया डोंट नहीं। केयर हाँ, वाले हाँ, एटीट्यूड वो ऊपर से नहीं यार मुझे ये सब करना नहीं। अंदर अंदर से मैं प्रोफाइल पे सोच रहा हूँ कि यार डीपी चेंज कर दूं, क्योंकि कोई भी लड़की स्वाइप बैक नहीं कर रही। उस वक्त स्वाइप बैक मतलब रिप्लाई होता था। तो वो सब चल रहा था। एंड देन फॉर्चुनेटली थिंग्स हैपेंड। बातें हुई, बहुत बार रिजेक्शन के बाद कहीं से एक हाय आया। तो जब चीज़ें आगे बढ़ी तो फिर लगा कि हाँ मे बी दिस इज़ द टाइम, थिंग्स विल हैपन इन अ ग्रेट वे। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मैं आ गया जहाँ हम दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। और ये वो दौर है जहाँ स्मार्टफोन्स नहीं थे, आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो। मैं आपको 2007 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होगा बहुत सारे लोगों के लिए 2007 को इमेजिन। मुझे लगता है वो इमेजिन करना, जब हम लोग पैसे ले करके कैफे जाते थे ईमेल करने और चेक करने 20 रुपए जब इंटरनेट के कैफे जाना पड़ता था। तो उस दौर का जो लॉन्ग डिस्टेंस था और आज के दौर का लॉन्ग डिस्टेंस बहुत अलग है। स्मार्टफोन्स अभी आ भी नहीं रहे थे, तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट थी। तो 8 महीने में वो जो लव स्टोरी कैसे बनी, 2 बार हम
आमने सामने एक दूसरे की आंखों के आमने सामने आए, क्योंकि मैं ऑन साइट जा रहा था यूएस, तो मैंने भुवनेश्वर से फ्लाइट वाया दिल्ली ली ताकि मैं दिल्ली में उससे मिल सकूं जाने से पहले। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सब कुछ डिसाइड हो गया था, पेरेंट्स मिल चुके थे, उसके पेरेंट्स मेरे घर पे उड़ीसा है, मैं उड़ीसा में पला बड़ा हूँ, तो थिंग्स वर जस्ट गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। और जिस हफ्ते में हमारी एंगेजमेंट होनी थी, इन दैट सेम वीक हमने छुट्टियां ले ली थी। शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस टू हर होम एज पर यूएस शिफ्ट, तो वो सुबह 4:30 बजे घर वापस आ रही थी, एंड हर कैब मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो द नेक्स्ट थिंग दैट हैपन इन माई लाइफ इज कि अब इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंगेज, मैं उसके आईसीयू के बाहर खड़ा हूँ, एंड शी इज जस्ट नॉट अवेक एनी मोर। 2 हफ्ते आईसीयू में रहने के बाद द डॉक्टर्स प्रोनाउंस्ड हर डेड। अब ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा झटका था दैट आई डिडंट नो कि इसे बर्दाश्त कैसे करना है। आप कभी प्रिपेयर नहीं होते हो कि मौत को कैसे बर्दाश्त करना है। किसी भी ग्रीफ के लिए हमको लगता है हम कभी प्रिपेयर नहीं होते, चाहे आप कितने भी क्लासेस ले लो। करेक्ट। एक होता है ना कि एक सडन एक्सीडेंटल, हाँ मुझे पता है कि इफ द बायोलॉजिकल क्लॉक कीप्स टिकिंग, आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल लीव, आपको समझ में आता है, वन डे आवर पेरेंट्स विल लीव, बट द सेम पर्सन हु यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड टू, उस हफ्ते में एवरीथिंग जस्ट वेंट ऑफ द रूफ। मतलब मेरे हाथ में वो एंगेजमेंट रिंग है, उस गुरुद्वारे में जहाँ पे हमने जाके अरदास करनी थी। अब देयर इज अ डिफरेंट रीजन व्हाई एवरीवन इज गैदरिंग इन द सेम गुरुद्वारा। देयर आर डिफरेंट शेफ्स हु वर सपोज्ड टू प्रिपेयर एन एंगेजमेंट डिनर, और अब वो लास्ट राइट्स के लिए लंच बन रहा था। तो वो जो घटना मेरी जिंदगी में इस कदर हुई, उसे कैसे ले पाना है, ये बड़ा डिफिकल्ट था। तो अगले 3 महीने तो आई वुड क्राई माई सेल्फ टू स्लीप एवरी नाइट। मतलब हर दूसरे दिन मेरे तकिए के गिलाफ धुलते थे, ताकि मुझे ये डर था कि मेरी माँ को ना पता चल जाए कि ये रोज रोता है। एंड 3 months डाउन द लाइन मुझे लगा कि अब ना ये बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, और मुझे लगा कि अंदर कुछ मेरे उबल रहा है, एक प्रेशर कुकर की तरह। अगर उसे वो सीटी ना लगाई ना तो मैं फट जाऊंगा। मुझे शाम से या रात होने से डर लगता था, क्योंकि मैं अकेला होता था। दिन किसी ना किसी तरह से कट जाता था। आई यूज्ड टू वर्क एट इन्फोसिस। And were you at your home at that time? आई वॉज इन भुवनेश्वर, या। एंड मुझे था कि वीकडेज सही है, इन्फोसिस में जाऊंगा और 2-3 हज़ार एम्प्लॉयज है, तो उस भीड़ में आप गुम हो जाते हो। वो 8 घंटे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। लेकिन जब शाम होती है तब कुछ अंदर से खाने को भागता है कि यार, आई यूज्ड टू हेट वीकेंड्स। मुझे घर नहीं, मुझे अकेलापन नहीं चाहिए था। एंड देन आई फेल्ट कि यार ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, आई हैव टू फाइंड अ वे टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। एंड आई थॉट कि यार मेरी जो लव स्टोरी है, चाहे हम एक दूसरे की आंखों के सामने 2 दिन 8-8 घंटे 16 घंटे थे, इन अ कोर्टशिप पीरियड ऑफ 8 months, and yet it's a very beautiful love story. I want to write it. आपने कई बार कहा है कि आपकी कोर्टशिप पीरियड आपकी फेवरेट 8 months, yeah. तो मुझे था कि यार एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, और मैं ना अपनी प्रेम कहानी को लिख के जाना चाहता हूँ, so that कि God decided a brutal end to it. I want to immortalize my love story, क्योंकि वो मेरे दिल के इतने करीब थी, ये जो प्रेम कहानी है। And I thought I will write it. किसी दिन शायद मेरे बच्चे होंगे और उनके बच्चे होंगे, तो वो कहेंगे यार हमारे दादाजी ने प्यार किया था अपने टाइम पे। That was the whole idea that I thought to write this book. एक जो आपकी जो कहानी आई, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग लिखना चाहते होंगे, अपने एक्सप्रेशंस को एक सर्टेन तरीके से दुनिया के सामने लाना चाहते होंगे। आपको पब्लिशर्स की भीड़ ने या मार्केट ने किसी चीज़ ने नहीं डराया। आपने जो सीपी में जाके जो रिटेलर अपना चुना था, प्लीज़ उसके बाद तो उसके बारे में प्लीज़ आप बताइए। हाउ डिड यू थिंक ऑफ पब्लिशिंग एंड एवरीथिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बहुत सारे सपने हमारे पास होते हैं और हम उसको इसलिए छोड़ देते हैं कि कैसे होगा। तो ये कैसे होगे की जर्नी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो जब एक छोटे शहर का, मैं उस टाइम का लड़का था तो मैं कह सकता हूँ लड़का, अगर छोटे से शहर का लड़का अपनी कहानी लेके आ रहा है बड़े शहर के पब्लिशर्स के पास, जो कि
इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं। ये वो दौर था जहां आप आज भी A4 साइज की मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिंट करके आप पब्लिशर्स को भेजते थे, कोरियर करते थे, एंड देन पब्लिशर्स विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू कि हाँ आपकी कहानी में इंटरेस्ट है नहीं है। तो मैंने काफ़ी पब्लिशिंग हाउसेस पे अपनी कहानी भेजी। आधों ने रिजेक्शन का रिप्लाई कर दिया ईमेल पे कि वी हैव रिसीव्ड द पेपर्स, वी हैव रेड इट एंड वी आर रिजेक्टिंग इट, गुड लक। और बाकी आधों ने ये भी नहीं सोचा कि हम इसको एक रिजेक्शन की ईमेल लिख दें, विच इज़ फेयर इनफ। मुझे याद है कि एक आखिरी पब्लिशिंग हाउस हु वाज येट टू रिजेक्ट मी, और मुझे लगा कि उसके रिजेक्ट करने से पहले मैं खुद ही चले जाता हूँ उसके ऑफिस, ताकि शायद कोई बात बन जाए, क्योंकि ये तो बात नहीं बन रही है। और आई हैड नथिंग टू डू विद बुक्स, मैं किताबें पढ़ता भी नहीं था। आई एम एन आउटलायर हु रोट अ बुक फर्स्ट एंड देन स्टार्टेड रीडिंग। तो उस दौर में जब Amazon, फ्लिपकार्ट नहीं था, आप किताबें बुक स्टोर पर जाके खरीदते थे। सो आई वुड एंटर अ बुक स्टोर और मैं वहाँ पे जाके देखता था कि किताब के यहाँ स्पाइन पे कौन से पब्लिशिंग हाउस का नाम है और उसका ईमेल आईडी कहीं से मिल सकता है या एड्रेस मिल सकता है, मैं उनको भेज दूंगा। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड दैट लास्ट बिग मल्टीनेशनल पब्लिशिंग हाउस विच वाज सपोज टू रिस्पॉन्ड टू मी, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैं, अच्छा ये टाइम है जब मैं भुवनेश्वर इन्फोसिस से चंडीगढ़ इन्फोसिस जा चुका था। आधी किताब भुवनेश्वर में लिखी गई, आधी चंडीगढ़ में। तो मैं शताब्दी लेके मंडे मॉर्निंग इस पब्लिशिंग हाउस के यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले जो रिसेप्शन पे एक लेडी बैठी थी, उन्होंने पूछा कि यस हु आर यू, और आई हैपन टू पुट हर वॉइस इन माई हेड, क्योंकि इस रिसेप्शन पे जो मोहतरमा बैठी थी उनसे मैं पिछले 4 महीने से ये कह रहा था कि फोन पे बात कर रहा था। तो सडनली देयर वाज अ फेस टू दिस वॉइस एंड दिस वाज ट्रू फॉर हर ऑल्सो। और जैसे मैंने कहा कि मैं रविंदर हूं, उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया कि तुम यहां भी आ गए। अब मैं मरता क्या नहीं करता, मुझे था कि यार मेरी किताब तो छपनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दुनिया पढ़े। और मेरे लिए दुनिया की जो डेफिनेशन थी वो थी कि शायद 500 लोग मेरी किताब पढ़ ले तो मेरे दिल को राहत आ जाएगी, मैं खुद को कह दूंगा कि मेरी प्रेम कहानी किसी ने पढ़ी है। तो वहां से आधे घंटे के बाद, मैं ये कहना नहीं चाहता पर ये सच है कि मुझे धक्के मार के निकाला गया था कि तुम खामखा बिना अपॉइंटमेंट के लिए आ गए हो। और मैंने कहा कि यार अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा था, लेकिन आप फ़ोन पे बात करती नहीं है। वहाँ से एक एडिटर पास हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। और बैक देन आई वॉज 27, तो 27 ईयर्स यंग पंजाबी ब्लड, वो ऐसे नहीं बात करता जैसे मैं आज कर रहा हूँ। मेरी भी कुछ चुनौतियाँ थी उस वक्त। एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने कहा कि देखो जी, अगर हमने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया है यानी हमने आपकी कहानी को रिजेक्ट कर दिया होगा। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि पहली बार जिंदगी में कोई मेरे चेहरे पे मुझे मना कर रहा था। अब तक सारी ईमेल्स आई थी मेरे पास कि सॉरी, गुड लक, ये नहीं हुआ। अब मुझे था कि यार कुछ तो बोलना है, लेकिन क्या बोलना है ये भी नहीं पता। फिर मैंने कहा कि अच्छा आपने रिजेक्ट कर दिया ना, तो वो जो मैंने कहानी के पन्ने भेजे थे आपको, आप मुझे वो वापस कर दो। तो उन्होंने कह दिया कि यार रिजेक्टेड कहानी के पन्ने वापस क्यों मांग रहे हो। तो मैंने उस दफ़ा उन्हें ये कह दिया कि मुझे डर है कि ये कहानी जाके आगे एक बहुत अच्छी स्टोरी बनेगी, बेस्ट सेलिंग, और आप चोरी कर लोगे मेरी कहानी और किसी और के नाम पे ये छाप दोगे। और मैंने गुस्से में बोला था, आई डिडंट इवन नो बैक देन कि ये सचमुच ऐसा हो जाएगा। मैंने गुस्से में बोला और उनको और गुस्सा आ गया। उनको लगा कि यार ये लड़का जो सही तरह से अंग्रेजी बोल नहीं पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू होल्ड अ डिबेट विद अस, इज टेलिंग अस कि द स्टोरी दैट वी हैव रिजेक्टेड विल बिकम अ बेस्ट सेलिंग नॉवल। उन्होंने आगे काउंटर दे दिया मुझे। उन्होंने ये कह दिया कि देखो रविंदर, जो कहानियां हम रिजेक्ट कर देते हैं ना, वो अपने पास संभाल के नहीं रखते, हम कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं। अगर आपको देखनी है वो कहानी, जाके दिल्ली के किसी कूड़े के डब्बे में ढूंढिए, आपको मिल जाएगी। अब मेरे पास ना इसका कोई जवाब नहीं था, एंड आई डिडंट इवन नो हाउ टू react to this. Somebody telling me that the love story that I wrote in the memory of my dead girlfriend is lying somewhere in the dustbin of Delhi. तो मैं चुप हो गया, मुझे कोई काउंटर सूझा भी नहीं। एंड द नेक्स्ट सीन वॉज कि मैं बाहर निकला, बारिश हो रही थी,
और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि ये लास्ट पब्लिशिंग हाउस था, ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। ये सब फिल्मी कैसे होता है? ये हकीकत ऐसी होती है, रियलिटी इज फार सुपीरियर देन फिक्शन। Right. मुझे लगता है कि शायद इसलिए कहानियां लिख सकते हैं। आई थिंक देयर शुड बी अ बुक, या होता सबके जीवन में, राइटर उसको नोटिस करता है शायद, और फिर आगे बताने का उसका तरीका भी एक तरह के होता है। तो आई गेव अप, मैं वापस हरियाणा रोडवेज की बस पकड़ी मैंने, मैं वापस चंडीगढ़ चला गया। लेकिन वो अंदर से होता है ना वो जो जिद्दीपना, रिबेलियस, की यार नहीं कुछ तो करना चाहिए। मैं फिर अगले हफ्ते दिल्ली आया, फिर मैं शताब्दी लेके आया। इस बार मैं कनॉट प्लेस गया। मुझे किसी ने बताया था कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है दिल्ली में जहाँ पे कि सड़क पे किताबें बिक रही होती हैं। आई हैपन टू सी, तो वो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मेरी जो किताबें हैं वो शायद ऑक्सफोर्ड और क्रॉसवर्ड वाले एयर कंडीशन बुक स्टोर्स की शेल्फ पे नहीं होगी, पर क्या ये सड़क पे बिक सकती है? तो मैं गया उन भैया के पास, मैंने उनका टैप किया शोल्डर, मैंने कहा भैया जी अगर 5 किताबें लाके दूंगा तो आप रखोगे यहाँ पे? तो उन्होंने मुड़ के ऊपर देखा एंड हिज फर्स्ट क्वेश्चन वाज, बाबू कौन हो आप, डिस्ट्रीब्यूटर हो? मैंने कहा नहीं, मैं ऑथर हूँ। तो उसने ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे देखा कि ये कितना गया गुजरा ऑथर है। you here for a second. आपने उस समय कहा कि आप ऑथर हैं, हाँ। ऑलरेडी कह दिया। मेरे दिमाग में So था। this is how dreams come true. Great. हाँ। तो वो भी जज कर रहा था कि ये कितना गया गुजरा ऑथर है जो सड़क पे अपनी किताब बेचने के लिए आ गया है। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैंने उसको समझाने की कोशिश की। अब वो भूल जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर ऑथर, 5 किताबें वो रखोगे क्या? तो उसने कहा कि बाबू बोनी का टाइम है, जाने दो ना, क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं यार ये जरूरी है मेरे लिए। अब उसने मुझे चलता करने के लिए ये बोला कि ठीक है जिस दिन ले आओगे रख देंगे। अब मेरी लास्ट डिमांड उससे ये थी कि आगे वाली रो में रखना। तो he was the first person who said yes to this after every publishing house said no to me. तो ना मेरी उम्मीद बढ़ गई, मेरे हौसले थोड़े और बुलंद हो गए। नाउ माई मैथ्स वॉज कि अच्छा इस ब्लॉक में, मुझे कुछ नहीं पता था एम ब्लॉक एन ब्लॉक वो जो सीपी के सर्कल के होते हैं, मुझे समझ में आया कि अच्छा यहाँ एक किताब वाला है, वहाँ वो है, ऐसे 20 किताब वाले सिर्फ सीपी में है, ऐसे कितने सीपीज एग्जिस्ट करते होंगे दिल्ली में। तो अब मेरी जो दिल्ली थी वो दूर नहीं थी, मुझे समझ में आ गया कि मेरा रिटेल कैसे है। अब मैंने सोचा कि चलो रिटेल मेरा सेट हो गया है, ये मतलब सब ख्याली पुलाव बन रहे हैं, ऑप्शन है नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के ने पूरा डेटा प्लानिंग, डेटा मैपिंग कर लिया। लेमैन अप्रोच, मतलब लेमैन अप्रोच। अब मुझे था कि अब किताब ना प्रिंट कहाँ होती है। फिर मैंने सोचा कि हमारी जो स्कूल कॉलेज की किताबें हैं, एनसीईआरटी, सीबीएसई, टाटा मैकग्रो-हिल्स, कोई तो प्रिंट करता, कहाँ होती है? फिर मुझे समझ आया कि दिल्ली की एक और जगह है, दरियागंज। उस वक्त का दरियागंज पेपर टाउन होता था शाहरुख खान की मूवीज का, पन्ने ही पन्ने। मैं पहुंच गया दरियागंज, बहुत सारी प्रिंटिंग की शॉप थी। तो मैंने सोचा कि जो सबसे छोटा प्रिंटर है ना उसके पास जाता हूँ, क्योंकि शायद वो मुझे कम पैसे चार्ज करेगा। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि क्या हो गया? तो मैंने कहा कि 500 किताबों का ऑर्डर देना है। एंड ही आस्क्ड मी, पब्लिशर हो तुम? मैंने कहा नहीं, ऑथर हूँ। तो उसने मुझे समझाया कि इतने छोटे ऑर्डर्स नहीं लेते हैं। बट देन ही लुक्ड एट मी, शायद उसको मेरी हालत पे तरस आ गया, तो उसने कहा कि बैठो, पानी पियोगे, क्या कहानी है तुम्हारी, क्यों करना चाहते हो? तो मैंने बताया कि अंकल ऐसा ऐसा हुआ है, मैं इसलिए किताब लिखना चाहता हूँ। एंड देन ही टोल्ड मी कि यार तुम्हें कितने पब्लिशिंग हाउसेज ने रिजेक्ट किया? तो मैंने कहा कि यार दर्जन से ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि बाकियों पे क्यों नहीं ट्राई किया? मैंने कहा मुझे बाकियों के बारे में पता ही नहीं है। एंड देन ही आस्क्ड मी, तुम्हें पता है कितने पब्लिशिंग हाउसेज हैं इंडिया में? मुझे लगा कि 12-15 तो मैंने ट्राई किए, हो सकता है 10-15 और होंगे। उन्होंने कहा सैकड़ों हैं छोटे पब्लिशिंग हाउसेज है, उनके पास जाओ, वो करो। देन फिगर्ड आउट कि शायद मैं वहां से शुरू करता हूं। तो ये वो पब्लिशिंग हाउसेज हैं जिनके ईमेल एड्रेस जीमेल पे थे और जिनका ऑफिस गोडाउन था उनका। मैं वहां गया, उनको बोला, उन्होंने कहा कि यार हम छाप देंगे। एंड आई वाज लाइक कि ग्रेट। तो मेरे दिमाग में उस वक्त ये था कि 500 किताबें जिस दिन मेरी बिक जाएंगी, मैं खुद को बेस्ट सेलिंग ऑथर मैं ट्रीट कर दूंगा। और उस पब्लिशिंग हाउस ने कहा कि हम आपका पहला प्रिंट रन 2000 कॉपीज का करेंगे, अगर बिकी तो ठीक, वरना आगे का आप लोग का कोई रिप्रिंट होगा नहीं, ये आप जान लो, और आपको पैसे एक भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे दिमाग में था कि अच्छा 1500 किताबें एक्स्ट्रा छप रही हैं, मैं इससे खुश था, पैसों की कोई बात भी नहीं हुई थी।
एक वो दिन था 2008 का, एक आज है. दैट वेरी बुक हैज सोल्ड मोर देन 1.5 मिलियन कॉपीज बाय नाउ. और थैंक यू. आपकी पहली किताब सच्ची कहानी पे है, दूसरी और बाकी में भी ये वी कैन गैदर द हिंट कि वो आपके जीवन से ही बुनी हुई है, प्रभावित है. तो और जो आप अभी कर रहे हैं सिंगल मीट्स, वो जब पूरी दुनिया ऐप और टेक्नोलॉजी के पीछे से एक दूसरे को जानती पहचानती है, और आप जीवन से बहुत ही करीबी जीवन से कहानी में लेके जा रहे थे, आप फिर कहानी और अनछुई चीज़ को बिल्कुल लाइव विच यू कैन फील एंड टच, उसमें लेके आ रहे हैं. तो ये कैसे, सिंगल मीट्स के बारे में बताइए, और फिर छोटे में बताइएगा क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं. जो प्रेम की रूपरेखा बदली है पिछले 20 सालों में, उस पे आपकी किताबों में जो मोरालिटी बदली है पहली किताब से आखिरी किताब, मैं नाम जो आपने एक्स्ट्रा मैरिटल पे भी लिखी है. हाँ, तो पहले सिंगल मीट्स की बात करते हैं कि कैसे सिंगल मीट्स तक आप आए. पहले किताबें आई, मैंने रोमांस लिखा, लोगों को और रोमांस पढ़ना था. मेरे पब्लिशर्स ने कहा कि स्टिक टू रोमांस, तो वो चक्का वहाँ से चल पड़ा. अब किताबों के लिए सोशल मीडिया पे भी आना पड़ा टू कीप पुशिंग द बुक्स, एनलाइटनिंग पीपल कि व्हाट डू आई डू. तो वहाँ से जो मेरा कंटेंट था वो रिलेशनशिप वाला बनता गया. लोगों ने रीच आउट करना शुरू कर दिया कि वो किताबों वाला प्यार अगर हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो कैसे वो मिल सकता है. तो ना चाहते हुए भी माई इंटायर कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया बिकेम रिलेशनशिप ओरिएंटेड. अब वहाँ से रिलेशनशिप निकली तो फिर डेटिंग ऐप्स का जिक्र आ गया. एक वक्त वो था कोविड के बाद जब मैं खुद डेटिंग ऐप पे था. मैं किसी मोहतरमा से मिलने के लिए गया, और जैसे ही मैं उनसे मिलने के लिए गया, जिस कॉफ़ी शॉप में हमें मिलना था वो मुझे दिखी नहीं. एक दूसरी मोहतरमा थी, उन्होंने मुझे देख के हाथ वेव किया. मैंने कहा ये कौन है, और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं ही वो हूँ जिससे तुम बात कर रहे हो. तो मैंने कहा कि यार पर आपकी डिस्प्ले पिक्चर कुछ और है, आप कोई और हैं. एंड देन शी स्टार्टेड ऑन द नोट ऑफ आई अपोलोजाइज, देयर आर रीजंस, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मुझे लगा कि ये जो शुरुआत ही झूठ की बुनियाद पे हुई है ना, कितने और झूठ होंगे जो मुझे पता नहीं होंगे. कुछ ऐसे एक दो केसेस मैं और पढ़ भी रहा था वेयर विमेन रिपोर्टेड अबाउट मेन. तो मेरा दिल भर गया था. मैंने कहा यार मुझे ना वो 90s के दौर में जाना है जहां हम पहले फेस टू फेस मुलाकात करते थे, इन रियल वर्ल्ड मिलते थे, और फिर मुझे व्हाट्सएप पे आना है चैट करने, ताकि मैं एक इंसान की एक वाइब जो होती है वो देख लूं कि अच्छा ये ऐसे बात करता है, ये ऐसे बात करती है, ये ऐसे खड़े होता है, ये परफ्यूम वेयर करता है, इनका ड्रेसिंग सेंस ये है, एटसेट्रा एटसेट्रा, रादर देन कि मैं टेक्नोलॉजी पे. तो डेटिंग ऐप्स जो आए थे बहुत अच्छी वजह से आए थे, बट कहीं ना कहीं ह्यूमन काइंड हैज मिसयूज टेक्नोलॉजी. तो अब उनका वो फायदा नहीं निकल पा रहा है जो पहले था. तो मुझे था कि यार कोई ऐसा इवेंट जहां पे सिंगल्स एक रूफ के नीचे इकट्ठे आए और नेटवर्किंग के लिए आए, सोशलाइजिंग के लिए आए, और उनको पता हो कि वो क्यों मिल रहे हैं. ऐसे Correct. नहीं कि कहीं शादियों में मिले, आंखें चुराई, बात किया, सीधे सीधे. करेक्ट. हम यहाँ प्रेम करने के लिए मिल रहे हैं. करेक्ट. प्रेम, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, जो भी आप बोलना चाहो. तो कितनी बार लोगों को कंपेनियनशिप चाहिए होती है कि दे आर वेरी श्योर मुझे शादी नहीं करनी है, बट आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म कंपेनियन. इफ वी आर टुगेदर वी आर टुगेदर. तो मेरे दिमाग में था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, मैं वहां जाना चाहता हूं. ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि अगर वो नहीं है तो हम खुद बनाते हैं. तो ये कोविड के जस्ट बाद का टाइम है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की दुनिया से हम बाहर आ रहे थे, और एक रिवेंज वेकेशन, रिवेंज सब कुछ शुरू हो रहा था. तो मैंने कह दिया कि लेट्स सोशलाइज should be the name of this particular. Revenge socializing. हाँ, तो मैंने let's socialize का वो डाल दिया, and I just started, and people responded in a great way. सबसे अच्छी बात थी कि देखिए रोमांस को कंजम्पशन इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड जो करता है, जो जेंडर है वो है फीमेल. विमेन रीड लॉट ऑफ रोमांस. मेरा कंटेंट भी रिलेशनशिप ओरिएंटेड था. सो समहाउ आई हैव बीन एबल टू गेन द फेथ ऑफ विमेन फोक्स मोर. तो उनको भी था कि अगर रविंदर कोई इवेंट करा रहा है ना, तो हम वहाँ जा सकते हैं. वहाँ उस कैटेगरी के लोग नहीं आएंगे जैसा किसी और इवेंट पे आएंगे, और उसके जैसे जो लोग उसका कंटेंट कंज्यूम करते हैं वैसे लोग आएंगे. कुछ ऐसे भी इवेंट्स हुए कि सिर्फ औरतें पहुंची और
लड़के पहुंचे ही नहीं बिकॉज बहुत- आपकी फॉलोइंग लड़कियों की आई है यूज ज्यादा। टू, मतलब मजे की बात यह है कि आई यूज टू रन एड्स टू गेट मेन एट माई सिंगल्स इवेंट, और औरतों के लिए वेटलिस्ट थी। मतलब ये दुनिया टर्न हो गई थी। एक हम उस दौर में जहाँ पे वुमेन गेट वेंसडे नाइट फ्री एंड मेन आर चार्ज्ड, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं कुछ ऐसा कर पाया हूँ वेयर आई एम रनिंग एड्स टू गेट मेन। एंड ये वहाँ से शुरुआत हुई लेट्स सोशलाइज की। आज 3 साल के बाद हम वहाँ बैठे हैं कि we have done more than 250 singles meets across India, abroad, London, दुबई। इस महीने दुबई में एक बहुत बड़ा तो फेस्ट हो रहा है। आप जब बहुत सारे शहरों में जाते हैं, दुबई, लंदन, यहाँ जो शेड्स ऑफ लव हैं, जो प्रेम है, जो प्रेम की जो कुछ बेसिक बुनियाद है, क्या आपको लगता है कि भारत में और बाहर में कुछ अलग है कुछ, या सब हम सब इट्स अ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म दैट वी ऑल नो, पर कुछ जो ऊपर में दिखता है एक्सप्रेशंस, एक दूसरे को थामने का तरीका, झिड़कने का तरीका, साथ रहने का तरीका कल्चरली, क्या वो अलग है हर शहरों में, हर जगह पे? और सिर्फ इंडिया की अगर बात करें शहरों में, तो क्या आपको अलग पैटर्न्स दिखते हैं? शहरों में यह है कि जो बड़े शहर और जो छोटे शहर है, छोटे शहर आज भी कंजर्वेटिव है, छोटे शहर आज भी ट्रेडिशनल वे से चलते हैं। होम मेकर वाला कॉन्सेप्ट आपको दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में समझ में आएगा। वाई एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर कि 2 people दे बोथ आर वर्किंग। ये सोच पेनिट्रेट करा पानी, खासकर राजस्थान, गुजरात या जो मध्य प्रदेश है, जो हमारा हिंटरलैंड है, यूपी, बिहार, यहाँ आज भी वो ट्रेडिशनल माइंडसेट है। और रही बात बाहरी दुनिया और भारतवर्ष की, मुझे लगता है कि आज से 20 साल पहले बहुत बड़ा डिफरेंस था, लेकिन आज वो डिफरेंस कम हो रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं। और टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट इक्वलाइजर दैट। करेक्ट। लेकिन जो इंटरेस्टिंग दृष्टिकोण एक लेखक के लिए मैं अपनी जिंदगी देखता हूँ कि 1980 का दौर जब मैं पैदा हुआ था, उस वक्त द नॉर्म वॉज अरेंज मैरिजेस। लव मैरिजेस वर नॉट हर्ड ऑफ, ओनली इन मूवीज और मे बी ओनली इन बॉम्बे एंड दिल्ली। 90s का दौर आया, हमने लव मैरिजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। आई रिमेंबर अर्ली 2000, दिस इज व्हेन माय कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्टेड, लिव इन के कल्चर की बात कर रहे थे, और हर दौर में हमने दूसरे वाले दौर को नेगेट किया है। 80s में हम लव मैरिज वॉज टैबू, 90s में लिव इन वॉज टैबू, 2000 गॉट एक्सेप्टेंस फॉर लिव इन, जो कि आज भी चल रही होगी, बट लार्जली पीपल एक्सेप्टेड द आइडिया। अगला जो दशक आया वो आ गया होमोसेक्सुअलिटी का। जो पहला दशक था वहां हम शायद जोक्स बनाया करते थे अननोइंगली, यहां हमने एक्सेप्टेंस की बात की। अब जो अगला जो फाइट चल रही है वो है कि लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज फॉर होमोसेक्सुअल्स। दैट आज से 2 दशकों के बाद के बारे में सोचता हूं कि दुनिया कैसी होगी, तो हम रोबोट से प्यार कर रहे होंगे, ह्यूमनॉइड्स हमारे पास होंगे, वी विल हैव अ टेक लाइफ पार्टनर, क्योंकि शायद लोगों को लोगों के साथ रहने में बहुत दिक्कत होने वाली है। इट विल बी अ न्यू वर्ल्ड, या न्यू कोड्स ऑफ एथिक्स एंड एवरीथिंग विल इवॉल्व। पर एक चीज़ बताइए, जैसे आज यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इंस्टाग्राम शायद उनके एक्सप्रेशन का और कनेक्शन का मेन ज़रिया है। इंस्टाग्राम इज़ फुल ऑफ रिलेशनशिप एडवाइस। आप थेरेपिस्ट के पास नहीं भी जाएं, एक कुछ खोज लें तो आप खुद 2 दिन में थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। देयर इज़ ज्ञान फॉर एवरीथिंग देयर। इस समय में जब आप यंग लोगों से मिलते हैं, आपको आज के रिश्ते बनाना और रिश्तों में रहना आसान है या पहले था? कोई आपको डिफरेंस दिखता है? हम लोग जो 80s वाली जनरेशन है, मुझे लगता है कि आज रिश्ते बनाना बहुत आसान हो चुका है पहले के मुताबिक, पर आज रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल हो चुका है पहले के मुताबिक। और ये क्यों? क्योंकि Options? हम टेक्नोलॉजी पे रह रहे हैं। आज बैरियर टू अदर पर्सन्स एंट्री इन योर रिलेशनशिप इज एक्सट्रीमली लो। आज डेटिंग एप्स, कितनी बड़ी विडंबना है कि एक डेटिंग ऐप इतना बड़ा महासागर है अपने आप में सिंगल्स का, और फिर भी हर इंसान प्यासा है, क्योंकि वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल्स। मैं एक इंसान से बात कर रहा हूं, उससे
बात सुपरफिशियल लेवल पे हो रही है, अभी गहराई में जाने से पहले ही किसी और का हाय आ जाता है, और इस हाय भेजने वाले की डीपी पुराने वाले से ज्यादा बेटर है। सडनली मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं। ये जो बैरियर इतने लो हो गए हैं ना, अब 80s 90s में स्कूल में कॉलेज में वो मोहल्ले में वो एक ही लड़की थी, और उसको देखने की वजह से आप एक लंबा साइकिल का रूट लेके आओगे कि वो दिख जाए। आज वो मेहनत इतनी आसान हो गई है कि ये नहीं लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट, क्योंकि हमने आसान कर दिया है उस डिस्ट्रैक्शन को। और आप क्योंकि एक ऐप चलाते हैं तो आपको ऐप के पीछे का डेटा नंबर सब दिखता होगा। क्या आपको इसमें एक खास उम्र दिखती है, या आपके सिंगल्स में सिर्फ एक सर्टेन उम्र के लोग आते हैं एंड you would be able to comment on that age group only? No, we are very diverse. We started with 30 to 40, फिर हम अब 25 onwards कर रहे हैं। In fact, for the very first time in past 3 months, we have included people who are in the age bracket of 45 to 55 as well. So a lot of divorcees. I think एक जो बदलाव मैं देख रहा हूँ और लाने की कोशिश कर रहा हूँ is the way we look at somebody who's divorced or a widow or a widower. We are trying to normalize this. कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि आप पहले शादीशुदा थे या नहीं थे। इफ यू आर सिंगल एज ऑन डेट, वी कैन ऑल मिंगल टुगेदर। दैट्स द होल आइडिया। कितना समय है हमारे पास है? जब आपने अभी जो बात की, एक तरीके से पूरी जो मोरालिटी के साथ हम इंडियंस जीते रहे हैं, एक बार प्यार हो गया तो हो गया, एक से हो गया तो हो गया, शादी के रिश्ते या कमिटमेंट के रिश्ते के बाहर कुछ भी हुआ तो वो सही नहीं गलत नहीं, बहुत सारे और हम लोग धीरे धीरे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उसको खुद को हमारे यहाँ किताबों में रोमांस रहा है, पर रियल लाइफ में इस तरीके की फ्रीडम्स कम रही हैं। आपकी भी किताब में, पहली किताब में मैंने देखा कि वो पंजाबी ताया जी ने कहा कि भाई हमने जो रिश्ता प्रॉमिस कर दिया वो कर दिया, हम उसको नहीं तोड़ सकते। बट आगे चलते चलते यू हैव रियली इट फील सो फ्री एंड इट फील सो इवॉल्व्ड, और उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। उस जर्नी के बारे में आप बताइए, अपनी किताबों से लेते हुए मोरालिटी वो कैसे शिफ्ट हुई, वो इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो क्या इंडिया का भी इवोल्यूशन है, हम सब वैसे इवॉल्व हुए हैं और उसके साथ साथ आपकी जर्नी भी इवॉल्व हुई है? आई थिंक दिस इज द रीजन वी से चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जब 2008 में मैंने वो किताब लिखी थी, मैं 26-27 का था। आज टुडे आई एम 43। ऑफ कोर्स आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट एंड सीन सो मच, और हर चीज आपको कुछ ना कुछ बदलाव के तरफ पुश करती है, और आप फिर उसमें सवाल पूछते हो कि हाँ यार मैं ऐसा क्यों सोचता था। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ बैठे बहुत सारे लोग किसी मान्यता में विश्वास रखते होंगे आज से 5 साल पहले, और उनका एक डिफरेंट नज़रिया होगा। बहुत सारी चीज़ों में मेरे नज़रिया बदले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है जब सेकेंड जो मेरी नॉवल है कैन लव हैपन ट्वाइस, उसमें मैंने खुद लिखा था कि लव हैज टू बी अनकंडीशनल। अगर वो कंडीशनल हो तब तो वो एक म्यूचुअल फंड की तरह हो गया, इट्स सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। आज मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रिश्ता या प्यार अनकंडीशनल हो सकता है, क्योंकि ये धारणा का ना बहुत बड़ा मिसयूज है। अगर एक लड़की कहे कि मैं तो अनकंडीशनल प्यार करती हूं अपने पति से, तो मेरा सवाल यह है कि वो आपको मारे पीटे तब भी आप प्यार करते रहोगे, क्योंकि आपने ये बोल दिया अनकंडीशनल, देयर इज नो कंडीशंस अप्लाई। मुझे लगता है कि ये चीजें शायद मुझ जैसे लेखकों ने एक दौर में बना दी थी, जिसे अब मैं जाके उस किताब में मिटा नहीं सकता हूँ। पर मैं बता सकता हूँ कि जब मैं 26 साल का 28 साल का जब मैं था तो मैं ऐसा सोचता था। आज मैं खुद उस चीज को नहीं मानता हूँ। ये मेरा उस दौर का सत्य है और ये इस दौर का सत्य है। अगर आप मुझे बोलो कि कौन सा बड़ा सत्य है, तो मेरा आज का जो सत्य है मुझे लगता है कि वो बड़ा सत्य है। पर क्या मैं उस दौर के सत्य को जाके मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उस वक्त भी ऐसा सोचता था? नहीं, वो सत्य नहीं है। दिस इज वॉट एवोल्यूशन इज। और मुझे काउंटर मिलता है कि वो जो अनकंडीशनल प्यार फिर कैसा होता है, कौन करता है? फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो जो होता है ना अनकंडीशनल, वो सिर्फ एक माँ अपने बच्चे से करती है, वो एक अनकंडीशनल लव होता है। मुझे उसमें भी कुछ ना कुछ एक लूप होल नजर आता है कि वो भी अनकंडीशनल नहीं है, क्योंकि
वो बच्चा आपको एक सेंस फील कराता है, इसीलिए आप उसकी तरफ इतनी आकर्षित होती हैं. यू डू नॉट फील द सेम वे अबाउट द नेबर्स किड. कितनी कितनी माओं को ऐसा होगा. तो मुझे लगता है कि हम इंसानों की फितरत है कि हम किसी वजह से उसको प्यार करते हैं, और कितनी बार वो वजह ये हो सकती है कि वो एग्जिस्ट करता है और वो मेरा है. और जब आप किसी को प्रेम दे रहे होते हैं, या बच्चे को या रिश्ते में, Yeah. यू ऑल्सो गेट अ चांस टू बी जेनरस, सो यू आर नेवर गिविंग अनकंडीशनली. करेक्ट. और एक जो आई डू नॉट बिलीव इन वन साइडेड लव, ये भी हमने बॉलीवुड ने एक तरफा प्यार की मोहब्बत, ये सब इतना बहुत बड़ा बना दिया है. अब करके देखो एक तरफा प्यार. अब रहो एक रिश्ते में ये जानते हुए भी कि मैं इस इंसान के साथ शादी करके मर जाऊंगी, चाहे इसकी आंखों में मेरे लिए कभी प्यार ना दिखे. इट्स वेरी, लव डिमांड्स रेसिप्रोसिटी. यू वांट टू सी, यू वांट टू लव समबडी एंड यू वांट टू बी लव्ड बैक बाय दैट समबडी. मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है, इसके पास जो सबसे बड़ी ताकत है, इन्होंने इस इमोशंस को डिस्क्राइब किया है. ब्रेड क्रम्बिंग, देयर आर वर्ड्स फॉर इट, देयर आर एक्सप्रेशंस फॉर इट. हम बहुत भारी बोझा लेके प्रेम के आसपास चल रहे थे. हम अपनी फिल्मों में भी देखे हैं. तो मुझे लगता है कयामत से कयामत पहली फिल्म आई थी जब हीरो ने हीरोइन को छोड़ा नहीं था, और परिवार के प्रेशर में वो उससे कम नहीं किए थे, बट उन्होंने अपनी जान दे दी थी. फिर धीरे धीरे एक लाइटनेस आई. I really feel that there is a lot of lightness now in expressions, in saying yes, no. Do you feel that? Do you see that? And if you can reflect some light on it. आई थिंक देयर इज, लोग एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, लोग अपनी इच्छाओं को बता रहे हैं. दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन द रिलेशनशिप. मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा समाज उस तरफ चल पड़ा है. इट्स स्टिल द टिप ऑफ द आइसबर्ग. पर हाँ, लोग अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से बता रहे हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस को रख रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली. ग्रेट. अब समय है क्वेश्चंस का, लेकिन आपकी पहली किताब में जैसे किसी ने कहा था, वैसे मैं एक चीज़ कहूँगी. जाने के पहले कुछ अच्छा कह दो. से समथिंग गुड, देन विल टेक द क्वेश्चंस. मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आज लोग ना प्यार को दोष दे रहे हैं कि सी लव रूइन एवरीथिंग इन माय लाइफ. आई डोंट थिंक love ruin anything. I think somebody who didn't know how to love you is the reason and not the love itself. तो उस पे प्यार चलता रहेगा. वो आज से दशकों पहले, सदियों पहले था, और वो रहेगा. We just need to create some space for somebody. It's a beautiful feeling. End of the day, it's a beautiful feeling. जिनको वो नहीं मिला, जिनका छूट गया, वो समझते हैं इस चीज को. So let's be more let's accept कि कुछ चुनौतियां आएंगी और उनको हमें डील करना है और आगे बढ़ना है. लेट्स कीप थिंग्स सिंपलर देन मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड. अब सवाल लेंगे हम लोग. जिसके पास भी रविंदर के लिए सवाल है, आपके पास है, बच्चों के लिए था, आप ले लें. नहीं, दिल तो बच्चा है, बिल्कुल. मैं ये जानना चाहता हूँ रविंदर जी आपसे, जी. उस रिसेप्शनिस्ट की याद होगी ना जिसने आपको सवाल सुन के लौटा दिया था. जी. जब आप सक्सेसफुल हो गए तो कभी उसने फोन किया आपको? आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि रिसेप्शनिस्ट नहीं, पर हाँ वो जो एडिटर मोहतरमा थी जिन्होंने ये कहा था कि ये दिल्ली के डस्टबिन में आप जाके ढूंढिए. तो पहली किताब बहुत बड़े लेवल पे जाके हिट हो चुकी थी, जो कि मैंने भी सोचा नहीं था. और अब मुझे एक ईमेल आया एक बहुत बड़े पब्लिशिंग हाउस से कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेस ऑफ योर बुक. क्या आप अपना सीक्वल लिखने के सोच रहे हैं? बिकॉज ऑन सोशल मीडिया वी आर टॉकिंग अबाउट कि पीपल वांट टू रीड. और 3 साल बीत चुके थे. मैं ऑथर बनने के लिए मैंने किताब लिखी नहीं थी. तो वो बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस था. उन्होंने कहा कि अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज़ आके हमसे मिलिए, हम लंच पे मिलेंगे. और उन्होंने लंच पे बहुत बड़ा 5 स्टार होटल का नाम मेंशन कर दिया. तो मुझे लगा कि अब जाना बनता है. तो मैं चला गया उस होटल में.
और हम लंच करके वापस आए और उन्होंने कह दिया कि रविंदर, ये हमने एक ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ये जाने से पहले पढ़ लीजिए और अगर आपको पसंद हो तो हम साइन भी कर सकते हैं। तो मैंने बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरा पहला पब्लिशर था उनका एक A4 साइज का कॉन्ट्रैक्ट था, ऊपर से शुरू होता नीचे खत्म, ये मल्टीनेशनल पब्लिशिंग, तो मैं फ्लिप कर रहा हूँ। 11वें पन्ने पे आके उन्होंने एडवांस और रॉयल्टीज लिखी थी और वो इतने सारे जीरो देख के मैं खुद हैरान था कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। मेरे मन में पहला सवाल था, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना, उम्मीद से ज्यादा मिलता है, फिर लगता है कि यार इन्होंने किसी बहुत बड़े ऑथर का कॉन्ट्रैक्ट गलती से मुझे दे दिया है, शायद वो अमिताभ घोष वगैरह होंगे, और मैं पूछ भी ना सकूं उनसे कि यार ये नंबर गलती से जीरो ज्यादा तो नहीं आपने डाल दिए हैं। पर उस मोमेंट पे उन जीरो से ज्यादा जो मेरे लिए जो बात थी वो ये थी कि उन मोहतरमा ने ये कह दिया, देयर वर टू पीपल हु सैट अक्रॉस द टेबल, कि वी वुड हैव लव्ड इन केस यू वुड हैव ब्रॉट योर फर्स्ट बुक ऑल्सो, ताकि सीक्वल और पहला दोनों एक ही पब्लिशिंग हाउस से आता। तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था और मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते पढ़ते बोला कि एग्जैक्टली 3 साल पहले मैं वो किताब आपके पास लेके आया था और आपने रिजेक्ट कर दी थी। She was the same editor, now giving me lots of money. She had no memory of me because back then Ravinder Singh was wannabe author. अब मैं कुछ बन चुका था। तो वो जो मेरी लाइफ का मोमेंट है, उस टाइम पे मेरे बैठने का स्टाइल ऐसे हो गया था, हाँ क्या बात कर रही थी आप फॉर दोज 2 minutes। बट हाँ, इस तरह से मैं वहां पे पहुंचा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि नहीं किया, पर ये हकीकत है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, बट ये हकीकत है। पर एक चीज़ दूसरे सवाल के पहले कहना चाहूँगी, रविंदर ने ऐसे सारे स्ट्रगलिंग राइटर्स को इनकरेज करने के लिए एक पब्लिशिंग हाउस भी खोला। करेक्ट, जो ब्लैक इंक। या, और उससे कितनी किताबें आ चुकी हैं? 12 किताबें आ चुकी हैं और 3 के हम बॉलीवुड को राइट्स भी बेच चुके हैं, जो कि जितने पैसे शायद मैं कमाता हूँ उससे ज्यादा उन ऑथर्स ने कमाए हैं। सो आई एम प्रीटी हैप्पी दैट वे। पर मैंने सच में सोचा था आनंद जी कि आप प्रेम से जुड़ा सवाल पूछेंगे। नहीं पूछिए, उधर उधर। गुड गुड गुड। गो अहेड, पूछिए। हेलो, नमस्कार सर, मैं नमस्कार। विजयेंद्र कुमार हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती से बिलोंग करता हूँ। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक थे, हमारा जहाँ तक मानना है, मैं जहाँ तक जान सका हूँ आपको इंजीनियर से लेकर राइटर लिखने, उपन्यास बनने का समय जो लगा, और आपने ये जो चूज किया, ये क्यों चूज किया? क्या यह चूज आपने इसलिए किया कि, और आपकी रचनाएं सर मैंने जहाँ तक सुना है प्रेम पर हैं, सबसे अधिक प्रेम पर रचनाएं हैं आप लिखा है आपने, उपन्यासकार। और आप सवाल पे आइए, हमारे पास कम समय है और लोग भी सवाल पूछना मेरा चाहते मेन हैं। सवाल ये है कि सर इंजीनियरिंग को छोड़कर लिखना क्यों चूज किए? आई थिंक वो पहला जब इन्होंने सवाल पूछा कि कहाँ क्यों लिखना शुरू किया, ये जो पूरी कहानी सुना रहा था कि अगर मैंने प्रेम को खोया नहीं होता, वो प्रेशर कुकर को जो सीटी वाला एग्जाम्पल दे रहा था, तो मेरी वो चुनौती थी कि अगर मैं नहीं लिखता तो मैं क्या करता वाली सिचुएशन पे पहुंच गया था। अदरवाइज मेरा कोई एजेंडा नहीं था कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ, ये सिचुएशंस ऐसे गुजरी तो मैंने उस चीज को पकड़ लिया। शुक्रिया। ओके, थैंक यू। पूछिए। अब ऐसे ही पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा सवाल। हाँ, मैं सुन पा। हाँ। जब आपने पहला नॉवेल लिखा तो आप 28 वर्ष के थे, आपने बताया, मैंने पढ़ा था। अब आप 43 के, अब डिजिटल एज है, तो क्या रोमांस, लव, इनकी डेफिनेशन पर आज की जो दुनिया है उसका असर, ये डिजिटल दुनिया उसका असर पड़ा है, उसकी डेप्थ पर कोई असर पड़ा है? रविंदर सिंह तब के और अब के क्या सोचते हैं? थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि प्यार की परिभाषा बदली है या बदली जा सकती है। मुझे लगता है किसकी परिभाषा बदल रही है, वो है रिश्तों की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग इन लव एंड बीइंग इन रिलेशनशिप। जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो रिलेशनशिप पे है। तो मैंने जब यही कहा कि आई थिंक
it was never this easier to fall in love and it was never that difficult to sustain that relationship. डिजिटल दुनिया का ये असर पड़ा है क्योंकि आज हम ये सोच रहे हैं कि हम ना चीजों को मिसयूज कर रहे हैं. वो जो है ना कि वन लाइफ जीने से पहले मैं क्यों करूं सैक्रिफाइस. प्यार लव डिमांड सैक्रिफाइस. अगर मैं किसी और की रील देख के खुद को इन्फ्लुएंस करके ये कहूं कि अच्छा मेरा पार्टनर मुझसे सैक्रिफाइस मांग रहा है, उस फलाने इंसान की रील में ये लिखा था कि सैक्रिफाइस नहीं करना, एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी. एक माँ भी अपने बच्चे के लिए एडजस्टमेंट करती है जब वो रात को रो रहा होता है, अपनी नींद हम उड़ाते हैं. क्यों करते हैं? और एक तरफ रील बना रहे हैं कि नहीं यार अगर वो लड़का ऐसा मांग रहा है या लड़की ऐसे मांग रही है तो सैक्रिफाइस नहीं करो. आई थिंक ये असर हो रहा है. प्यार जैसा पहला था आज भी वैसा है, वैसा रहेगा. रिश्तों की डेफिनेशन हमारी जो है वो चेंज कर रही है. एंड लकी आर पीपल who are in love as well as in relationship with each other. सो दैट्स अ वेरी गुड नोट जिसमें हम ख़त्म कर सकते हैं. रिश्ते में प्यार रहे तो सब सुंदर है. Thank you. थैंक यू रविंद्र, Thank बहुत you, अच्छा Shreya. लगा आपसे Thank बात you. करके. Thank you. अब मैं सत्र के वक्ताओं से निवेदन करती हूँ कि कृपया मिरांडा हाउस रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर करें और इसकी शोभा बढ़ाएं. अब मैं मिस श्रुति शर्मा सेठी मैम से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया मंच पर आएं और इस सत्र के वक्ताओं को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें.